जय हिंद प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत व्यस्त होंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल इंस्पायर ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए, आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही शानदार सेशन है और अभी जो हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं उसी का अगला पार्ट यानी पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पार्ट 1 में हम आपको अर्थव्यवस्था के बारे में बताए थे, अर्थशास्त्र के बारे में बताए थे, अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में बताए थे, उसके प्रकार के बारे में बताए थे और उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में बताए थे। आज का जो सेशन रहेगा वो उससे आगे का रहेगा, यानी अर्थव्यवस्था का विकास कितने चरणों में होता है वहां से आज हम शुरू करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताए थे कि अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र का पिता कौन है जी? अर्थशास्त्र का पिता जो है वो एडम स्मिथ है। तो चलिए, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है। उसके साथ साथ हम बताए थे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होता है जी? अर्थव्यवस्था को समझने से पहले आर्थिक क्रिया हम बताए थे कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो आर्थिक क्रिया का मतलब होता है वैसा काम जिसको करने से हमको आय की प्राप्ति होती है, वो क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी वैसी क्रिया जिसको करने से आय की प्राप्ति हो वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब आर्थिक क्रियाएं में बहुत सारा काम हो जाएगा, जैसे पशुपालन हो गया, कृषि हो गया। कृषि के साथ साथ हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये भी क्या है? ये भी एक आर्थिक क्रिया का ही हिस्सा है। तो आर्थिक क्रियाओं के योग को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। जितनी भी आर्थिक क्रिया है उनका अगर योग कर दिया जाए वो सभी क्या कहलाएंगे? अर्थव्यवस्था कहलाएंगे। या फिर दूसरे तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं में इनकम का स्रोत का योग है। अर्थव्यवस्था जो है इनकम का स्रोतों का क्या है? योग है। उसे ही हम क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था कहेंगे। इनकम के स्रोत का मतलब क्या है? जिस चीज से हमको इनकम आता है यानी आय आता है, जिस काम को करने से आय आता है, उन्हीं सभी कामों का योग अगर कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था कहलाएगा। अब अर्थव्यवस्था की संरचना की बात करें तो अर्थव्यवस्था का संरचना जो था वो 3 क्षेत्रों में बांटा गया था: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद हम आपको अर्थव्यवस्था का प्रकार बताए थे, जो कि पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या था? तो उसमें हम लिखाए हुए थे वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें साधनों का स्वामित्व जो होता है, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व वो निजी व्यक्तियों के पास होता है, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रकार जो एग्जाम्पल थे वो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, 3 देश जो हैं जहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। उसके बाद हम बताए थे दूसरा अर्थव्यवस्था था समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें सरकार का अधिकार हो, यानी जिस काम पे सरकार का अधिकार हो, जिस संस्थान पे सरकार का अधिकार हो, वो क्या कहलाएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगा। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में कौन कौन सा आएगा? चीन आएगा और क्यूबा आएगा। उसके साथ साथ जो अंतिम अर्थव्यवस्था का प्रकार था वो था मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है जी? तो वैसी अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवादी और समाजवादी को, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिश्रण को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक देश है जो कि है अपना देश भारत। उसके बाद हम अर्थव्यवस्था का विकास के बारे में बताए थे कि अर्थव्यवस्था का विकास जो होता है वो 2 चरणों में होता है और आज जो हमको पढ़ना है यहीं से पढ़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अर्थव्यवस्था का विकास लिखा गया है। अर्थव्यवस्था का विकास जो होता है वो 2 चरणों में होता है। पहला चरण है आर्थिक विकास और दूसरा है मौद्रिक विकास। तो अभी तो हम चर्चा करेंगे आर्थिक विकास पे। आर्थिक विकास जो है थोड़ा सा लंबा टॉपिक जाएगा, ये थोड़ा सा लंबा सेशन होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा से समझिए। तो देखिए, आर्थिक विकास की अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसका कोई प्रॉपर परिभाषा नहीं है। इसके अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसका अपने अपने सुविधा के अनुसार इसका परिभाषा दिए हैं। तो देखते हैं, एक अर्थशास्त्री 2 थे, एक प्रोफेसर मेयर एंड वाल्डविन ने, ये 2 अर्थशास्त्री जो थे वो आर्थिक विकास का क्या किए थे? एक परिभाषा दिए थे जो कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। यहाँ पे आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, आर्थिक विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल का मतलब आप समझ सकते हैं। दीर्घ मीन्स क्या होता है? आप एग्जाम देने जाइएगा तो एग्जाम में आपको आता होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ का मतलब होता है लंबा या बड़ा,
दीर्घकाल यानी बड़े समय के लिए में किसी देश के अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यानी आर्थिक विकास ऐसी प्रक्रिया, आर्थिक विकास से क्या है, एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया में क्या होता है कि जिसके यानी आर्थिक विकास के द्वारा क्या होता है, दीर्घकाल में किसी देश के अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अब राष्ट्रीय आय, यहाँ पे एक शब्द है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो जो देश, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जो राष्ट्रीय आय होगा उसमें क्या होगा, वृद्धि होगा, और वो लंबे समय के लिए होगा, उसे हम क्या कहेंगे, आर्थिक विकास कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं आर्थिक विकास आप लोग समझे होंगे। और दूसरे एक वैज्ञानिक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था प्रोफेसर रेस्टो। इनके अनुसार क्या था कि आर्थिक विकास जो है वो श्रम शक्ति वृद्धि की दर तथा जनसंख्या में वृद्धि के दर के बीच का संबंध है। तो रेस्टो जी का कहना था कि श्रम शक्ति जो है वृद्धि की दर तथा जनसंख्या में वृद्धि की दर के क्या है, बीच का संबंध है, वही क्या कहलाएगा, आर्थिक विकास कहलाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आर्थिक विकास के बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है, यहाँ पे देख लीजिए, आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र, यहाँ पे देखिए तीनों क्षेत्र आपको पढ़ाए हैं, इसका उद्देश्य क्या है, आर्थिक विकास जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र हैं जो हम आपको अभी अभी बताए थे, प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद बताए थे द्वितीयक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तीनों क्षेत्र में क्या करना है, उत्पादन का जो स्तर है उसको ऊंचा करना है। इसमें जो भी तीनों क्षेत्र में उत्पादन होगा उसके स्तर को ऊंचा करना, स्तर का मतलब उत्पादन में विकास करना है। तो यही इसका क्या है, आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य है, यानी उत्पादन का स्तर को ऊंचा करना है। अब देखिए आर्थिक विकास और एक शब्द आता है आर्थिक वृद्धि। तो आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है। विकसित देश का मतलब जो देश विकसित हो चुके हैं, विकास कर चुके हैं, जो देश विकास कर चुके हैं वो विकसित कहलाते हैं। तो विकसित देशों के लिए अर्थव्यवस्था का क्या होता है, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जबकि आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग जो होगा वो विकासशील देशों के लिए किया जाता है। तो ये हमारा आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर था। अगला हम देखते हैं समावेशी विकास क्या है, सतत विकास क्या है, और इसके बाद मौद्रिक विकास की तरफ हम लोग चलेंगे। क्योंकि अभी पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था का विकास है वो 2 चरणों में हुआ था, एक तो आर्थिक विकास और दूसरा मौद्रिक विकास। मौद्रिक विकास को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें अभी भी थोड़ा सा पॉइंट बाकी है आर्थिक विकास में, उसको देख लेते हैं एक बार, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं समावेशी विकास। तो देखिए समावेशी विकास क्या होता है। समावेशी का मतलब क्या हो रहा है, समावेशी विकास, समावेशी का मतलब यहाँ पे हो रहा है समावेशी, मतलब समाज के हित में कोई काम किया गया होगा। तो वही उसी को हमको देखना है कि समावेशी विकास जो होता है वो क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैसा विकास जिससे समाज के सभी वर्गों का, वैसा विकास जिससे समाज में जितने भी वर्ग हैं उन सभी वर्गों का क्या हो, विकास हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, सामाजिक विकास, समावेशी विकास कहेंगे। यानी वैसा विकास जो समाज के सभी वर्गों का विकास हो, जिसमें समाज के सभी वर्गों का विकास हो, वो क्या कहलाएगा, समावेशी विकास कहलाएगा। समावेशी विकास यानी समाज में रहने वाले जितने भी वर्ग हैं उन सभी वर्गों का अगर विकास होने लगे तो वही क्या कहलाएगा, समावेशी विकास कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं सतत विकास। सतत विकास थोड़ा ध्यान से समझिएगा। वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी, अब यहाँ पे देखिए भावी पीढ़ी, भावी का अर्थ थोड़ा सा आप लोगों को खटक रहा होगा कि भावी मतलब क्या होता है। भावी का मतलब होता है, भावी पीढ़ी दिया हुआ है, भावी का मतलब यहाँ पे आने वाली पीढ़ी, यानी आने वाली जो भी पीढ़ी है उसको ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे ही हम सतत विकास कहते हैं, उसे ही हम सतत विकास कहते हैं। यानी वैसा विकास जो वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ी, यानी वर्तमान में जो पीढ़ी है उसके साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के बारे में को ध्यान में रख कर किया जाता है विकास, वही क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। देखिए समावेशी विकास में क्या हो रहा था कि समाज में सभी वर्गों का विकास हो रहा था, लेकिन इसमें बोल रहा है कि अभी जैसे हम लोग हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना विकास जो भी कर रहे हैं तो हम लोग ये ध्यान में रखकर विकास करना चाहिए कि आने वाली हमारी पीढ़ी जो है उसको भी इससे फायदा हो, उससे लाभ मिल सके। जैसे हम लोग अभी नारा चलता है कि पानी बचाने का,
पानी बचाने का नारा क्यों चलता है? क्योंकि पानी बचाएंगे तो हमारी पीढ़ी आने वाली उसका अच्छे से यूज कर पाएगी। या फिर कोई भी भवन बनता है या कोई भी संस्थाएं बनाई जाती हैं तो एक दिन के लिए तो सोचकर नहीं बनाई जाती हैं, वो भावी पीढ़ी के लिए बनाई जाती है, यानी भविष्य के लिए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। तो उसका ही विकास करना क्या कहलाएगा? सतत विकास कहलाएगा। यानी वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाए, वही हमारा क्या कहलाएगा? सतत विकास कहलाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन के बारे में देखते हैं कि आर्थिक नियोजन आखिर है क्या। अब देखिए, देश की प्राथमिकताओं के अनुसार, ध्यान से समझिएगा, देश की प्राथमिकताओं के अनुसार देश की संसाधनों को सभी विकासात्मक कार्यों में उपयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। यहाँ पे कहलाता है होना चाहिए, कहा जाता है हो गया है, आप लिख लीजिएगा कहलाता है। यानी देश की प्राथमिकता, देखिए प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता का मतलब यहाँ पे क्या होगा? मान लीजिए कि अगर कोई दो व्यक्ति हैं, एक को एक्सीडेंट हुआ है, एक कोई खून से लथपथ है और उसका एक्सीडेंट हो गया है, और एक को बहुत अधिक भूख लगी है, तो हमारी प्राथमिकता क्या है? पहले हम किसको बचाएंगे? तो पहले हमारी प्राथमिकता यही है कि पहले जो एक्सीडेंट हुआ है उस व्यक्ति को बचाना है, उसके बाद जो भूखे हैं उसको देखना है। तो प्राथमिकता की, जिस चीज की ज्यादा जरूरत है, वही प्राथमिकता का मतलब यही होता है कि जिस चीज की ज्यादा आवश्यकता है उसको पहले ध्यान देना, उसका कार्य करना, वही प्राथमिकता कहलाता है। तो यहाँ पे देश की प्राथमिकताओं के अनुसार, यानी देश में क्या चीज की पहले जरूरत है उसको पूर्ति करना, उसी के अनुसार देश के संसाधन, यानी देश के संसाधनों का, देश में जो भी संसाधन है उस सभी को विकासात्मक कार्य में, विकास के काम में उपयोग करना ही क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। अब आर्थिक नियोजन का यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट बोला, भारत में आर्थिक नियोजन का श्रेय जो है योजना आयोग को जाता है। अब यहाँ पे हम समझेंगे योजना आयोग क्या है, लेकिन भारत में आर्थिक नियोजन का श्रेय किसको जाता है? योजना आयोग को जाता है। यानी योजना आयोग के कारण ही आर्थिक नियोजन हो पाता है। चलिए अब योजना आयोग के बारे में समझते हैं कि योजना आयोग आखिर क्या है। देखिए, इसको बोला जाता है, इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको बोला जाएगा प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग को प्लानिंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, योजना आयोग का गठन की बात की जाए तो योजना आयोग की गठन कब हुई थी जी? आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, उसको हम देखते हैं। योजना आयोग का गठन जो हुआ था, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। ध्यान में रखिएगा, 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ था। और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, बहुत बार पूछा गया है। यानी आप क्वेश्चन बैंक पलट कर देखिएगा तो आपको कम से कम 5 से 7 बार एक क्वेश्चन मिलेगा कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो डेट आप याद रखिएगा, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। अब बात करते हैं कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं पदेन प्रधानमंत्री। पदेन का मतलब क्या होता है, अभी समझते हैं। पदेन का मतलब होता क्या है? पदेन प्रधानमंत्री, पदेन का मतलब होता है कि जिस समय योजना आयोग की बात की जा रही है उस समय प्रधानमंत्री कौन है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि योजना आयोग का गठन जब हुआ था वो 15 मार्च 1950 ईस्वी था। तो 15 मार्च 1950 में कौन प्रधानमंत्री थे? तो 1950 में जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे दिया गया है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जब योजना आयोग के अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होते हैं और उस समय यानी 1950 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान थे। तो इस तरह से योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रथम अध्यक्ष होंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट बोल रहा है कि योजना आयोग का कार्य, इसका कार्य क्या है, किस लिए योजना आयोग को लाया गया है। तो योजना आयोग का कार्य जो है वो है आने वाले 5 वर्षों के लिए 5 वर्षों के लिए योजना बनाना। आने वाले 5 वर्षों के लिए क्या करना?
योजना बनाना योजना आयोग का कार्य है। यानी आने वाले 5 वर्ष में हमारी देश की सरकार जो है कैसे चलेगी, देश में क्या क्या चीजें लागू किया जाएगा, उन सभी टॉपिकों पर, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग क्या करती है, एक योजना बनाती है। तो इसी का योजना आयोग का यही कार्य है कि जो भी 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, उस चुनाव के बाद जैसे प्रधानमंत्री मान लीजिए नरेंद्र मोदी 2014 में बने, 2014 से 2019 तक रहे, तो 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो 5 साल तक कौन कौन से कार्य करेंगे, इसके लिए योजना आयोग क्या करती हैं, योजना बनाती है। योजना आयोग के बाद एक है टॉपिक नीति आयोग। यहाँ पे समझिएगा, जनवरी 2015 ईस्वी में, जनवरी 2015 ईस्वी में श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। अब देखिए, योजना आयोग का नाम बदला गया 2015 में, और उस समय 2015 में प्रधानमंत्री कौन थे, तो श्री नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी 2014 में ही प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन यहाँ पे 15 की बात की जा रही है। तो 2015 में नरेंद्र मोदी के द्वारा ही क्या किया गया था, योजना आयोग का नाम चेंज कर दिया गया था, और अब इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था, आप ये भी बोल सकते हैं, तो 2015 में, जनवरी 2015 में। उसके बाद ये पूछ सकता है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो श्री नरेंद्र मोदी। अभी पूछेगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अभी नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो श्री नरेंद्र मोदी ही हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी प्रधानमंत्री के पद पे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इसलिए नीति आयोग के अध्यक्ष अभी भी नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि पंचवर्षीय योजना जो है वो कब कब लागू हुआ, कब प्रथम बार लागू हुआ, अभी जो चल रहा है कौन सा पंचवर्षीय योजना है, इन सभी तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। तब तक इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, फिर वहां पे आता हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक देखते हैं, पंचवर्षीय योजना। देखिए, पंचवर्षीय योजना क्या होता है। अभी अभी हम बताए थे आपको योजना आयोग के बारे में कि योजना आयोग क्या करता है कि 5 वर्षों के लिए योजना बनाता है, और वही क्या कहलाएगा, पंचवर्षीय योजना कहलाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि योजना आयोग द्वारा 5 वर्षों के लिए योजना बनाना ही पंचवर्षीय योजना कहलाता है। योजना आयोग के द्वारा 5 वर्षों के लिए जो भी योजना बनाया जाता है, वही योजना क्या कहलाता है, पंचवर्षीय योजना कहलाता है। अब ये भी देखना है हम लोग को कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से लागू हुआ, द्वितीय कब से लागू हुआ, द्वितीय कब से कब तक था, तृतीय कब से कब तक था, अभी जो समय चल रहा है 2024, ये किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। तो इन सभी चीजों को देखते हैं। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो जैसे कि योजना आयोग का गठन जो हुआ था वो 1950 में हुआ था, और 1951 से उन्होंने अपना कार्य करना शुरू किया था। तो 1951 से लेकर के, चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये क्या करता है, योजना आयोग 5 वर्षों के लिए क्या करता है, योजना बनाता है। तो 1951 में हम 5 जोड़ेंगे तो 1956 तक पहला इसका योजना आयोग था। तो पहला पूछ सकता है एग्जाम में, आपके बहुत ही बार पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था 1951 से लेकर 1956 तक था। नेक्स्ट चलते हैं, जब प्रथम ये था तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है, तो 1956 तक ये था। 1956 से फिर 5 वर्षों तक रहेगा ये, तो 1961, 56 और 5 61, तो 1961 तक हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना था। द्वितीय के बाद चलते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो था वो 1961 से लेकर के 1967 तक, 66 तक था। 1961 से लेकर के 1966 तक हमारा क्या था, तृतीय पंचवर्षीय योजना था। उसके बाद आपका या तो प्रथम पूछेगा या द्वितीय पूछेगा या फिर 11वीं पूछता है। तो 11वीं पर पंचवर्षीय योजना कब हुआ था जी, तो ये जो हुआ था, आप जब 5-5 वर्ष जोड़ते आइएगा, तो ये 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये 2007 से लेकर के 2012 तक था। 2007 से 2012 तक था। वैसे ही 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो 2012 से 5 वर्ष जोड़ेंगे तो 2017 हो जाएगा, 2017 तक था। 13वीं की अगर हम बात करें तो 13वीं का जो पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो 2017 से लेकर के 2022 तक था। और अभी जो वर्तमान में पंचवर्षीय योजना चल रहा है वो कौन सा योजना है, 14वीं पंचवर्षीय योजना है, जो कि है 2022 से लेकर के 2027 तक, यानी 27 तक के 14वीं पंचवर्षीय योजना चलेगा। तो इस तरह से आप पंचवर्षीय योजना समझ गए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक था,
तृतीय जो था 1961 से 66 तक था, और उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक था, 12वीं जो था 12 से 17 तक था, और 13वीं जो था 17 से 22 तक था, और अभी जो चल रहा है वो पंचवर्षीय योजना वो 14वीं पंचवर्षीय योजना है जो कि 27 तक चलेगा। उसके बाद ये जितना भी हम इसमें टॉपिक पढ़े ये किसका पार्ट था जी? आर्थिक विकास, यानी अर्थव्यवस्था का जो हम विकास पढ़ रहे थे उसका पहला जो चरण था आर्थिक विकास, उसी का ये भाग था। अब दूसरा हम चलते हैं, दूसरा जो हमारा कौन सा चरण था अर्थव्यवस्था के विकास का? तो दूसरा जो चरण था वो था मौद्रिक विकास। अब देखिए मौद्रिक विकास क्या होता है। तो मुद्रा में हुए विकास को मौद्रिक विकास कहा जाता है। मुद्रा में हुए विकास को ही मौद्रिक विकास कहा जाता है, और मौद्रिक विकास जो होता है निम्न चरणों में होता है। मौद्रिक विकास का विकास जो होता है हुआ है वो निम्न चरणों में हुआ है। पहला चरण है वस्तु विनिमय प्रणाली। ध्यान से समझिएगा वस्तु विनिमय प्रणाली को। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब यहाँ पे क्या है कि वस्तुओं से लेन देन किया जाता था। इस प्रणाली में वस्तु का वस्तुओं से लेन देन किया जाता था, उसी प्रणाली को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। बहुत समय पहले की बात है, अभी भी कहीं कहीं आप देखते होंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली है। आज के युग में खैर मौद्रिक प्रणाली है, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली आज भी कहीं कहीं देखने को आपको मिलता होगा। जैसे अगर हम बात करें इसके वस्तु विनिमय प्रणाली की, तो अगर आप लोग देखे होंगे गांव में सोनपापड़ी वाले आता है, तो सोनपापड़ी वाला क्या करता है, वो पैसा नहीं लेता है, वो किसी का बाल लेता है और बाल को लेकर के क्या करता है, सोनपापड़ी दे देता है। बाल लेगा सोनपापड़ी देगा, या फिर कोई लोहा लकर लेगा सोनपापड़ी देगा। तो क्या कर रहा है, एक वस्तु ले रहा है तो दूसरा वस्तु दे रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इस प्रक्रिया में वस्तु का वस्तुओं से आदान प्रदान हो रहा है। जिस प्रक्रिया में या फिर जिस प्रणाली में वस्तु का वस्तुओं से आदान प्रदान हो या लेन देन हो, वो क्या कहलाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाएगा। जैसे और एग्जाम्पल आप लोग देखे होंगे, चाहे आप लोग देखते होइएगा कि अभी हम लोग जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है गाँव में, ग्रामीण इलाकों में, कि सरसों लेकर जाया जाता है और वहां से तेल लेकर के आया जाता है मार्केट से। मार्केट में सरसों लेकर गए, सरसों दीजिए आप और तेल लेकर के चले जाइए। तो इस स्थिति में क्या हुआ, एक वस्तु दिए तो दूसरा वस्तु हमको प्राप्त हो गया। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, इसी प्रणाली को हम कहेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। अब देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ कठिनाइयां भी थी। कठिनाइयां क्या थी, तो शॉर्टकट में हम समझते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाइयां ये थी, जैसे कि मुझे चावल की जरूरत है और जो अगले व्यक्ति हैं उसके पास क्या है, गेहूं है, और मेरे पास जो है जौ है, मान लेते हैं। तो मैं उसको जौ दूंगा और बोलूंगा उससे कि तुम मुझे चावल दो, क्योंकि मुझे चावल की जरूरत है। तो इस स्थिति में वो क्या करेगा, उसके पास चावल नहीं है, उसके पास क्या है, गेहूं है, तो गेहूं दे सकता है। तो गेहूं जब वो देगा तो हमको गेहूं की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि गेहूं ऑलरेडी मेरे पास है, मुझे चावल की जरूरत है। तो इस स्थिति में हमको क्या हुआ, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब हमको ढूंढना पड़ेगा कि किसके पास चावल है, और मान लीजिए जिसके पास चावल है उसको जौ की जरूरत है कि नहीं, जो मेरे पास है। तो इस स्थिति में दोहरे संचरण होता था, जिसका अभाव होता था, यानी एक दूसरे का मेल न खा पाना। यही क्या होता था, कारण इसमें बना, जिसके कारण वस्तु विनिमय प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और इसके जगह पर आया मौद्रिक प्रणाली। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसका परिभाषा लिख लेते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली का। तो देखिए इसमें परिभाषा क्या हो सकता है कि वैसी प्रणाली जिसमें वस्तुओं का वस्तु से आदान लेन देन किया जाता है। वस्तुओं का वस्तु से लेन देन या फिर आदान प्रदान भी बोल सकते हैं, लेन देन किया जाता है उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, या फिर उस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, आप अच्छे से समझे होंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे, उस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। अब देखिए, यानी वैसी प्रणाली जिसमें वस्तुओं का वस्तु से लेन देन किया जाता है, वही क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। अगला देखते हैं। अब इसमें कठिनाइयां हुई कि एक दूसरे का मैच न हो पाना, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाना, उसका जो कारण था, इसलिए इसको समाप्त करके इसके जगह पर मौद्रिक प्रणाली को लाया गया। मौद्रिक प्रणाली क्या है,
मौद्रिक प्रणाली, मौद्रिक का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि मुद्रा होता है। अब क्या हुआ, मुद्रा का आगमन हो गया। इस प्रणाली में क्या था, इस प्रणाली में मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, यानी मुद्रा इस समय नहीं आया था। लेकिन अब मुद्रा का विकास हुआ, तो अब हम क्या करते थे, यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि वैसी प्रणाली जिसमें वैसी प्रणाली जिसमें मुद्रा से वस्तुओं का वस्तु तथा सेवा का लेन देन होता है उसे मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। यानी वैसी प्रणाली जिसमें मुद्रा से वस्तुओं का या सेवाओं का क्या होता है, लेन देन होता है, उसे ही हम कौन सा प्रणाली कहते हैं जी, मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। यानी इसमें मुद्रा का प्रचलन हो गया, मुद्रा का विकास हो गया। अब हम क्या करते हैं, पैसा देते हैं और कोई वस्तु लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें भी कहीं कहीं पैसा को लेकर के दिक्कत हो गया। मान लीजिए हमको गाड़ी खरीदना है या फिर कोई चीज खरीदना है जो कि जिसका दाम बहुत ज्यादा है, तो हमको क्या करना पड़ता था, मौद्रिक प्रणाली में उसको लेकर के जाने में दिक्कत था। मान लीजिए हमको लेकर जाना है 8 लाख का कोई कार खरीदना है, 8 लाख का कार खरीदना है, तो 8 लाख हम कैसे ले जाएंगे, या तो बैग में ले जाएंगे, नहीं तो पॉकेट में ले जाएंगे। तो क्या होता था उस समय की मौद्रिक प्रणाली में, तो उस समय क्या उसको ले जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। चोर का, डाकू का, वो कहीं ना कहीं क्या करता था, कोई ना कोई बता देता था कि हाँ इसके पास इतना रुपया है, लेकर के जा रहा है। उस समय पैसा चोरी हो जाता था या फिर छीन लिया जाता था, जान को भी खतरा था। तो इस स्थिति में मौद्रिक विनिमय प्रणाली तो खैर आज भी चल रहा है, लेकिन इसके जगह पर और सारा विकास हुआ। उसके बाद विकास जो हुआ बैंकिंग प्रणाली का हुआ कि भाई पैसा जो है, पैसा इतना इतना लेकर हम जाएंगे तो हमारे जान को भी खतरा है और पैसा भी हमारे पास नहीं रहेगा। तो इस स्थिति में बैंकिंग प्रणाली का आवश्यकता पड़ा और बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ। चलिए तो बैंकिंग प्रणाली हम देखते हैं। यहां पे लिख सकते हैं बैंकिंग प्रणाली में कि वैसी क्रिया जिसमें बैंकों के माध्यम से या फिर बैंकों के द्वारा, वैसी क्रिया जिसमें बैंकों के द्वारा क्रियाओं का संपादन किया जाता है, संपादन यानी लेन देन किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। अब इसमें क्या था कि आप रुपया जमा कीजिए और जमा करके आप निश्चिंत होइए, जा करके फिर कहीं से उठाइए उसको और वहां से खरीद लीजिए। इसमें चोरी का, जान का कोई खतरा नहीं था, इसलिए यह प्रणाली क्या था, बेस्ट था। इसमें भी दिक्कत हुआ आगे चल करके, इसमें भी कुछ ना कुछ कठिनाइयां आई, तब इसके जगह पर और किसी चीज का विकास हुआ, उसको हम पढ़ते हैं। इसको थोड़ा इरेज कर लें तब उसको देखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा प्रणाली है वो है कोर बैंकिंग प्रणाली। कोर बैंकिंग प्रणाली इसको बोला जाता है बैंक टू बैंक। ध्यान में रखिएगा, बैंक टू बैंक, इसको बैंक टू बैंक प्रणाली भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, कोर बैंकिंग प्रणाली में वैसी प्रणाली जिसमें बैंकों के माध्यम से एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाता में ट्रांसफर किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि बैंक के माध्यम से ही, मान लीजिए मेरा बैंक किसी SBI के ब्रांच में है और उसी ब्रांच का एक और मेरे किसी रिलेटिव का अकाउंट है या फिर दूसरे ब्रांच में अकाउंट है, तो हम क्या करेंगे, अपने अकाउंट में से, अपने खाता में से उनके खाते में हम क्या करेंगे, अपने ब्रांच से उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो वही क्या कहलाएगा, वही प्रणाली जो कहलाएगी वो कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाएगी। यानी इसमें बैंकों का बैंकों में ट्रांसफर किया जाता है, पैसा को क्या किया जाता है, बैंकों से बैंक में ही ट्रांसफर किया जाता है, यानी खाता से खाता में ट्रांसफर किया जाता है। वही प्रणाली क्या कहलाती है जी, कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाती है। नेक्स्ट है एटीएम प्रणाली। एटीएम आप सभी लोग देखे होंगे, एटीएम जो होता है, एटीएम मशीन, इस पे देख लेते हैं। प्लास्टिक के छोटे से कार्ड पर अंकित संकेत के आधार पर कहीं से भी पैसा निकालने की सुविधा एटीएम प्रणाली कहलाती है।
यानी कहने का मतलब है कि कार्ड जो होता है वो प्लास्टिक के जैसा होता है, और प्लास्टिक के कार्ड से हम क्या करेंगे, एटीएम मशीन जहां होगा वहां पर जाकर किसी भी स्थान पर वो हो सकता है, टाउन में या फिर गांव में कहीं भी होगा, वहां से जाकर के हम जो सुविधा हमको मिलता है पैसा निकालने का, उसे ही हम एटीएम प्रणाली कहते हैं। अब अगला है डेबिट कार्ड। देखिए डेबिट कार्ड, ये जो प्लास्टिक के छोटे कार्ड की बात कर रहा था ना, वो इसी कार्ड की बात कर रहा था जिसका नाम है डेबिट कार्ड। हम इसको अक्सर बोलते हैं कि एटीएम कार्ड। पूछा जाएगा आपका एटीएम कहाँ है, तो एटीएम लोग एटीएम वाला जो होता है वो दिखाते हैं, वो एटीएम नहीं है, वो कार्ड है। एटीएम मशीन होता है जहाँ से पैसा निकाला जाता है उसको एटीएम मशीन बोला जाता है। तो डेबिट कार्ड जो होता है बैंकों द्वारा दिया गया वैसा कार्ड जिसके द्वारा बैंक में, यानी बैंकों द्वारा दिया गया वैसा कार्ड जिसके द्वारा बैंक में जमा पूंजी को, यानी जमा रुपया पैसा को आसानी से निकाला जा सकता है, उसे डेबिट कार्ड कहते हैं। डेबिट कार्ड के द्वारा हम क्या करते हैं जी, पैसा डालते हैं कि निकालते हैं, पैसा हम निकालते हैं। अब देखिए जब खाता आप खुलवाइएगा तो उसमें जब तक आपको डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा तब तक आपको और सारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। और सारी सुविधाओं का मतलब क्या है, जैसे पेफोन हुआ, गूगल पे हुआ या फिर पेटीएम हुआ, ये सब आपको कब मिलेगा, जब तक आपका डेबिट कार्ड नहीं आ जाएगा। डेबिट कार्ड पर जो नंबर होता है उसको एक्टिव करना पड़ता है, तब जाकर के आपका ये पेफोन, गूगल पे या फिर पेटीएम बन सकता है। उसके बाद अगला जो है और लास्ट जो पॉइंट है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का मतलब आप समझिए, क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि ये भी एक बैंक द्वारा ही दिया जाता है, और क्रेडिट कार्ड जिसका क्रेडिट यानी जिसका सिविल स्कोर अच्छा है, जिसका क्रेडिट अच्छा है बैंक में, उसी को क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। सबको ये क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। जिनका आदान प्रदान यानी लेन देन बैंक में अधिक होता है, उनके खाते से अधिक पैसा आता जाता है, उसे ही क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, देखने में एकदम डेबिट कार्ड के जैसा ही होता है। इससे क्या होता है, क्रेडिट कार्ड से मान लीजिए आपके पास एक भी रुपया नहीं है और आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं, कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। फिर आपके पास जब पैसा होगा तो 40 दिन का टाइम दिया जाता है क्रेडिट कार्ड में वापस डालने के लिए। तो समझिए कि एक प्रकार का इसमें आपको लोन दिया जाता है कि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आपका काम इससे रुकेगा नहीं, आप इससे अपना काम कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड यही है कि यह कार्ड डेबिट कार्ड के जैसा ही होता है, यानी इसका देखने में जो होगा संरचना या ढांचा जो होगा वो डेबिट कार्ड के जैसा ही होगा, जिसके आधार पर उसके धारक, यानी धारक का मतलब हुआ है जो खाता खुलवाए हैं, जो व्यक्ति हैं जिनको ये क्रेडिट कार्ड मिला है, उसके धारक द्वारा पैसा तथा वस्तु प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, क्रेडिट कार्ड कहलाता है। यानी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम क्या करते हैं, पैसा भी ले सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो आपको एक लिमिट दिया जाता है कि आपके क्रेडिट कार्ड में 1.5 लाख का लिमिट है, 1.5 लाख तक आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर इसको रुपया निकाल सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। तो किसके माध्यम से होता है जी, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होता है। तो ये हमारा जो था ये पूरा मौद्रिक प्रणाली था। मौद्रिक प्रणाली में हम लोग मुद्रा का विकास देखें, मौद्रिक वस्तु विनिमय प्रणाली देखें, मौद्रिक विनिमय प्रणाली देखें, कोर बैंकिंग प्रणाली देखें, बैंकिंग प्रणाली देखें, उसके साथ साथ ये एटीएम प्रणाली देखें, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को जाने। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा, इसी चैप्टर से अगला टॉपिक जो होगा वो आएगा मानव विकास एवं सूचकांक। मानव विकास एवं सूचकांक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो, आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आज ही हमारे चैनल इंस्पायर ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।